जय हिंद साथियों। आइए साथियों, इस वीडियो में मैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, आपका जो हिमांशी मैम ने क्लास लिया है सेम टू सेम उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप फ़ोटो देखकर आए हैं हिमांशी मैम का तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये साथियों प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है आपका, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ठीक है, तो बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब साथियों बहुबुद्धि की बात हो रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में प्रतिपादित किया। ठीक है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है जो निम्नलिखित है। पहला है आपका जैसे वैयक्तिक परबुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और आपका भाषाई बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, इस तरह से आपका क्लास साथियों देखिए ये सभी बुद्धि किसने बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया साथियों क्या होता है? बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे, आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। रीडिंग स्पेलिंग यानी कि पढ़ने में और वर्तनी में, ठीक है, आपको गलती करेंगे, यह कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। देखिए साथियों, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है। इसमें मतलब छात्र सीखने में दिक्कत कठिनाई प्राप्त करता है। और साथियों देखिए वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होता है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होता है। ठीक है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप कर देता है, यानी कि स्वर वर्णों को नहीं पढ़ता है, यानी कि पढ़ने में अगर दिक्कत की बात आती है तो आपका साथियों डिसलेक्सिया हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ठीक है, नहीं है की बात कर रहा है। तो साथियों समावेशी कक्षा मतलब होता है ऐसी कक्षा जहां पर सभी के लिए समान प्रकार के नियम कानून लगाए जाएं, समान प्रकार की शिक्षा सभी बालकों के लिए दी जाए, किसी से भेदभाव ना की जाए। तो नहीं है पूछा है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे को अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों जो शिक्षण के प्रश्न होंगे उसमें आप चारों ऑप्शन बिना पढ़े कोई टिक नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि इसमें आपको सभी ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या साथियों शिक्षक को बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा शिक्षक में गुण होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। और हमसे पूछा क्या है? नहीं है, तो आपका ऑप्शन यही सही होना चाहिए। लेकिन आगे हम अभी और अन्य जो ऑप्शन हैं उनको भी पढ़ेंगे। देखिए शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगला है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल, जो नहीं सीख पा रहा है, जो सीख ले रहा है, ठीक है, नहीं सीख पा रहा तो उसके लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ही बी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत, क्या छात्रों को हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं। अगला है प्रेरित करना चाहिए, ये सही हो सकता है। ठीक है, अभी सही हो सकता है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। अगला है रोक देना चाहिए, क्या प्रश्न पूछने के लिए रोकना चाहिए? बिल्कुल गलत। अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यानी कि जो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए साथियों प्रेरित करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो आपका क्या हो जाएगा? जो साथियों वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से होती है। ठीक है, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो शारीरिक विकास होगा उससे साथियों वृद्धि होगी, लेकिन बात साथियों यहाँ पर आता है उसके विकास की, तो उसके सभी पक्षों का जब साथियों विकास होगा, ठीक है, तभी वो साथियों विकास करेगा वास्तव में। तो अगर वृद्धि की बात करें तो शारीरिक बात हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक वृद्धि की बात हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन इस तरह से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का साथियों प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से ही साथियों मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो आपका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन, यानी कि जो मानव होता है उसका विकास साथियों गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। अगर पूछे कि मानव विकास चलता है तो जीवन पर्यंत चलता है। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग
पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आर.एम. गैने। आर.एम. गैने जो है ये द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक हैं, कौन? आर.एम. गैने, ठीक है। आगे है आपका साथियों, आगे कुछ पुस्तकें जैसे हैं एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थॉर्नडाइक ने लिखा। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ये भी थॉर्नडाइक ने लिखा, ठीक है। आगे है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ये आपका स्किनर ने लिखा, ठीक है। और द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एम.आर. गैने, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों आपका स्टेनले हॉल का है। किसका है? स्टेनले हॉल का। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षा में आया भी है कि जो किशोरा अवस्था है साथियों वो बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, तो आपका स्टेनले हॉल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान की कुल कितना समय लगता है? तो जो साथियों सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो 36 मिनट का समय होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक चक्र होता है, यानी कि पहले पाठ योजना 6 मिनट का, शिक्षण 6 मिनट का चलेगा, प्रतिपुष्टि या आपका 6 मिनट का, पुनः पाठ योजना 6 मिनट का, पुनः शिक्षण जो है 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का, यानी कि टोटल 6 मिनट के सेशन होंगे और 36 मिनट टोटल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता, यह कथन किसका है? जब साथियों सीखने में कोई उन्नति नहीं होगा तो आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, रास। ये रास ने कहा था, यानी रास ने कहा था कि अगर सीखने का पठार जो होता है साथियों वो क्या होता है? अगर सीखने के पठार की बात हो रहा है, पठार मतलब ठीक है लंबवत खड़ा हो जाएगा, यानी कि सीखना ये ग्राफ है तो ये लंबवत, पठार मतलब लंबवत, तो ये यहाँ पर कोई साथियों सीखने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो सीखने का पठार इसी को कहते हैं। तो आपका ये किसने कहा था? राफ ने बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यानी कि बालक कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है जिससे शिक्षक को दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए बच्चे को दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या शिक्षक का कार्य है बच्चे को दंड दे? नहीं, उसको ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे बच्चा सुधर जाए, ठीक है। अगला है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये सही हो जाएगा आपका, परामर्श देना चाहिए, ठीक है। अगला है तत्काल बच्चे को घर वापस भेजना, नहीं, उसको साथियों परामर्श देना चाहिए, उसको सीख देनी चाहिए कि ठीक है अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि जो बच्चा सुधर सके। अगला है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब क्या होती हैं? जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाएं होती हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे खेल आपका हो गया, ठीक है। तो संबंधित किससे होती हैं? शैक्षिक संस्थानों के विकास से। अगला है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, अभी हम पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला है छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। देखिए जो साथियों पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, यानी कि ऐसे कार्य जैसे खेलकूद, ठीक है, और अन्य जो निबंध प्रतियोगिता, ठीक है, क्षेत्रों में भ्रमण, नाटक, खेल, ये सभी होते हैं, ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। और ये साथियों छात्रों के जो सर्वांगीण विकास होती हैं उसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ठीक है इस अनुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? कोहलर ने किया है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, स्किनर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, ब्लूम ने नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन मतलब साथियों शिक्षा में कोई रुकावट आ रही हो, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए अवरोधन से क्या तात्पर्य हो जाएगा? बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, क्या यह अवरोधन है सीखने में? नहीं, बच्चा और कहीं भी सीख सकता है, अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो ज़रूरी है, आजकल जैसे यूट्यूब पर लोग पढ़ रहे हैं ऐसे है। अगला बालक का विद्यालय ना जाना, ये भी गलत है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी गलत है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये साथियों सही है। जैसे कोई बालक है एक ही कक्षा में, यानी कि अगर वो कक्षा 5 में है और बार बार फेल हो रहा है, यानी कक्षा 5 ही में बैठा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि उसका विकास नहीं हो रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है, यानी कि उसके शिक्षा में अवरोधन चल रहा है, तो आपका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण साथियों किस में आएगा? आगे देखिए साथियों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? देखिए जो प्रस्तावना कौशल होता है साथियों, इसमें पूर्व ज्ञान का कौशल परीक्षण आता है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना कौशल मतलब होता है कि इसमें बच्चों से जानने का प्रयास किया जाता है कि वो कितना सीखा है, तो इसमें उसके पूर्व ज्ञान के बारे में हमको परीक्षण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।